उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो बिजनेस लॉ का लेक्चर है, लास्ट टाइम हमने बिजनेस को थोड़ा सा डिफ़ाइन किया था डिटेल में और लॉ के बारे में पढ़ा था। तो आज ये ज़रूरी है कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए ना आज कंपनी लॉ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको कंपनी के बारे में बता दूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि कंपनी लॉ जो वो भी एक सब्जेक्ट है कि कंपनी लॉ है क्या। असल में ये है क्या कंपनी लॉ। कंपनी लॉ भी एक लॉ की एक शाख है। ये वो लॉ है जो कंपनीज को गवर्न करता है और ये जो लॉ है वो कंपनीज को बनाने में, रजिस्टर्ड करने में और उनके अंडर द एक्ट ऑफ ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू द रेगुलेटिंग ऑफ द वर्किंग एंड कंडक्ट ऑफ कंपनीज। वैसे देखा जाए तो कंपनीज लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ स्टैचूज एंड केस लॉ। ठीक है, कि कंपनी लॉ जो है वो डील्स करता है वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ कंपनीज। सो it makes a rule regarding the issue of prospectus। तो ये prospectus के इशू करने के बारे में, और ये जैसे कि पहले बताया गया है कि कंपनी लॉ इज़ ए बॉडी ऑफ स्टैचूज एंड केस लॉ। वो फिर इनकी किसी चीज़ के बारे में, वो जो कंपनी के बारे में है, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, और ये कि किस तरह से और कौन से शेयर्स अलॉट करने हैं, एंड इट मेक्स रूल्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर कैपिटल। यानी कि शेयर कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में भी ये आपको कंपनी लॉ जो है वो आपको गाइड करता है। द राइट्स अटैच टू वेरियस क्लासेस ऑफ शेयर्स। ठीक है, द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड अल्टरेशन ऑफ शेयर्स कैपिटल एंड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सो ये है कि कंपनीज लॉ जो हमने ओवरऑल इसको देखें तो बाकी भी चीज़ों को ये कवर करने के साथ साथ ये एक प्रोविजन है राइट्स के लिहाज से, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सेक्रेटरीज, चीफ एग्जीक्यूटिव्स एंड अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है, और ये कि किस तरह से कंपनी चलाई जाएगी, उसकी क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ हैं, मेंबर्स कौन हैं, ऑडिटर्स, लिक्विडेटर्स, कलेक्टर्स एंड अदर पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी। जो भी कंपनी के साथ होगा ये उसके बारे में, उसको डील करने के बारे में, उसके राइट्स, ड्यूटीज़, स्टैचूज एंड केस लॉ के बारे में। इट प्रोवाइड्स द मैनर्स इन विच द पब्लिक कंपनी में बी converted into a meetings. It provides the manners in which a public company may be converted into a private company and vice versa. And it gives powers to company to refer matter, attribution, private company and enter into the compromises. सो ओवरऑल आखिर में देखा जाए तो द कंपनी लॉ इज़ दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच एक्सक्लूसिवली डील्स विद ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कंपनीज। जैसे कि हमने पहले देखा कि किस चीज़ में ये डील्स करती है, और ये कि मैटर्स रिलेटिंग टू द कंपनीज फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अप टू द टाइम ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। ठीक है,
तो अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी है क्या। हिस्ट्री देखते हैं कि कंपनी बनी कैसे और कैसे इसको शुरू किया गया और किस सेंचुरी में इसको तकवीयत मिली, और ये आहिस्ता आहिस्ता अब ये कंपनी के नाम से, और ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो बनती हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये इसका पीछे कंसेप्ट क्या था, हिस्ट्री क्या थी। कहते हैं जी कोई ये जो कंपनी का कंसेप्ट है ना, ये कोई रोमन एम्पायर्स और ग्रीक एम्पायर्स से निकला था। ये क्यों निकला था? क्योंकि उस वक्त उन्होंने जब मिल के 2-3 बंदों ने काम शुरू किया तो ये कंसेप्ट यानी कि एक्सटेंड होता गया। उन्होंने ये सोचा कि जब एक बंदा काम करता है तो वो इतना नहीं कमा सकता, यानी कि जब मुख्तलिफ़ लोग मिल के काम करते हैं और मुख्तलिफ़ दिमाग होते हैं तो उससे बंदा ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, बजाय इसके कि वो इंसान एक अलहदा कारोबार करे। और इसी को देखते देखते इंटरनेशनल ट्रेड होने लगी, लोग अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने लगे, और ट्रेडिंग करते करते कंपनी का कंसेप्ट जो है वो 16वीं सदी से इसको परवान चढ़ा, और ये रॉयल कल्चर से आगे बढ़ता बढ़ता डेवलप होता, और ये ट्रेड में इजाफा करते ये था कि रॉयल कल्चर से ये डेवलप होता यानी कि ये ट्रेड इंटरनेशनली तौर पे होने लगी, फिर ये एक्सटेंड होने लगी, और 16वीं से 17वीं सदी से ये पॉपुलर होने लगा, और लोग इसको कंपनी को और मिलकर काम करने को सही समझने लगे। क्योंकि उसकी भी एक वजह थी, मिलकर काम करने से एक अलहदा इफ़ेक्ट होता है, एक अलहदा यानी कि मुख्तलिफ़ दिमाग होते हैं और मुख्तलिफ़ बंदे होते हैं और सरमाया भी ज़्यादा होता है, जिससे एक ये कंसेप्ट लिया जाता है कि अगर मुख्तलिफ़ लोग मिल के मुख्तलिफ़ जहन उनका बना के यार एक कंपनी या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें हम मिल के 3 से 4 लोग या जितने भी हों मिल के काम करें। और वो जो कंसेप्ट था वो ये था कि जहाँ एक बंदा काम कर सकता है वो इतना ख़ुद को या अपनी कंपनीज़ को या ऑर्गेनाइजेशन को या जो भी चीज़ है अपने ट्रेड को या बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा सकता, जो कि एक कंपनी की सूरत में हम इसको बढ़ाया जा सकता है और इसको आगे लेके चल सकते हैं। दूसरा तो ये कि इसकी एक लीगल एंटिटी होती है कंपनीज़ की, ठीक है। और एक केस बना था सैलमन वर्सेस सैलमन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये जो केस था इससे बाद में कंपनीज़ को बहुत ही ज़्यादा तक़वियत मिली, लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। ये केस हुआ था 1896 में, और इसकी जो लैंडमार्क जजमेंट आई थी, लैंडमार्क जजमेंट का मतलब होता है कि उसमें एक एक चीज़ सब कुछ डिफ़ाइन किया गया था। और ये केस था सैलमन वर्सेस सैलमन पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। उसमें राइट्स, ड्यूटीज़, लायबिलिटीज़ सब कुछ एक एक चीज़ बयान की गई थी। और उसका केस ला है, अगर आप खुद सर्च करना चाहें या पढ़ना चाहें, 1897 AC 22, ठीक है। तो ये था कि आहिस्ता आहिस्ता ये परवान चढ़ता गया। और दूसरा ये कि फिर उस कंपनी को एक मसनूई इंसान का नाम दिया गया, यानी कि वो सांस नहीं ले सकती, और ये था कि कंपनी को एक मसनूई इंसान का नाम दे दिया गया कि जी ये सांस नहीं ले सकती मगर वैसे ये इंसान की तरह है और ये इंसान की तरह डील करती है। और इंसान इससे यानी कि जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से कारोबार या बिज़नेस के बारे में कोई बात करता है, इसी तरह कंपनी को एक मसनूई इंसान के नाम से एक नाम दे दिया गया। और इसी तरह से ही और इसी वजह से ही लोगों का एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि कंपनीज़ के रुझान से सोचने लगे इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी कि ज़्यादा होंगे। जब ग्रुप ऑफ पर्सन ज़्यादा होंगे तो शेयर कैपिटल भी ज़्यादा होगा,
जब कैपिटल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है लोगों का रुझान जो है वो इस तरह सी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो ये कि एक तो कंपनी, दूसरा लीगल एंटिटी, दूसरा ट्रस्ट उसका, और दूसरा वैसे लीगल एंटिटी है क्या? लीगल एंटिटी पहचान, जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं कि मैं एक एडवोकेट हूं और एक एडवोकेट हाई कोर्ट हूं, एक होता है लोअर कोर्ट का, एक होता है हाई कोर्ट का, ठीक है। और अगर किसी ने मेरे से किसी ने अपना केस करना है और वो केस भी हाई कोर्ट में होना है, तो वो बजाय इसके कि एक कॉमन मैन है वो उसे समझाता है कि ये इस तरह से होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इस केस को करते हैं और मैं तुम्हारा ये केस तुम्हें जितवा दूंगा, तो बजाय इसके कि इंसान वो उस पे दूसरे पे कॉमन मैन पे ट्रस्ट करता है, वो फिर ये सोचता है कि यार जो भी हो या ये जो भी कह रहा है तो ये कॉमन पर्सन ना, तो यानी कि एक लीगल एंटिटी उसका जहन जो बनेगा वो एक वकील की तरफ बनेगा। वकील भी वो कौन सा, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट, यानी कि जो हाई कोर्ट में अपेयर हो सकता है। तो एक ये क्या है, उसकी एक लीगल एंटिटी है, यानी कि उसको प्रेफर किया जाएगा एक कॉमन इंसान पे। तो ये भी कंपनीज की जो लीगल एंटिटी है, आपने ये भी देखा होगा कि मुख्तलिफ अब तो कंपनीज हैं और मुख्तलिफ ये रुझान चल पड़ा है कि लोग ऑनलाइन पैसा लगा देते हैं या किसी के ट्रस्ट पे या किसी और के ट्रस्ट पे लगा देते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? पैसा डूब जाता है, जो कंपनी बनाई हुई होती है वो भाग जाती है, ना कोई रिकॉर्ड होता है, ना ही उसको कोई परसू करने वाला है, ना कोई उसका जवाब दे है। तो क्या है, ये पिछले दिनों एक वाक़या हुआ इधर ही कि भावलपुर का ही था कि एक लासानी ट्रेडर्स के नाम से कोई कंपनी चलाई गई, ठीक है। उसका क्या काम था कि आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करें और वो आपको रिटर्न देते थे, यानी कि आपकी जो मिसाल के तौर पे ₹1,00,000 इन्वेस्टमेंट है तो वो आपको तकरीबन 170 या 180 देते थे आपका, यानी कि प्रॉफिट बना के जो आपकी इनपुट थी उससे आउटपुट ज़्यादा करके देते थे। जो थे लोग उनका एक ट्रस्ट बना, कोई इसलिए भी नहीं गए कि ये एक कंपनी कौन सी लीगल है। खैर लोग जाते रहे और उन्होंने अपना काम शुरू किया, तो एट द एंड क्या हुआ कि वो कंपनी भाग गई। अब ये क्या, एक कंपनी है, यानी कि अगर एक इंसान का जहन है वो कहता है कि अगर खुदा ना खास्ता कंपनी भागती भी है, जो रजिस्टर्ड कंपनी है, अगर भाग भी जाती है या उसको कोई भी मसला हो जाता है, तो SCCP क्या है, हमारे पैसे यानी कि रिकवर करवा के देगा। हमारे पैसे कहीं नहीं जाते, हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। लेकिन जो इस तरह की कंपनीज हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो SCCP पे है ही नहीं, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस जो भी अभी मैंने बताया आपको, लोग इस पे यानी कि पैसा लगाते हैं, उस पे ट्रस्ट करते हैं एक अपने सर पे, लेकिन एट द एंड जैसे फिर मैंने अभी लसानी का बताया, जैसे वो भाग गए, लोग आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि केस करें, हमारे तो लाखों क्या करोड़ों लगे हुए हैं। लोगों ने लाखों नहीं करोड़ों लगाए हुए थे। तो अब क्या हो सकता था उसका? अब यही था कि उसको यानी कि तसल्ली के सिवा और कुछ था ही नहीं। लोग गए अदालत में तो वो जा ही नहीं सकते थे, इसको डील्स करना था FIA ने कहा कि हमें कोई सबूत दें, अगर वो फ्रेंचाइज चला भी रहे थे तो उसका कोई ये तो सबूत नहीं है ना कि ये वो उनकी अपनी फ्रेंचाइज थी या वो उनकी अपनी कंपनी थी, ठीक है। और वो पुलिस वालों के पास गए तो पुलिस वालों ने भी बस वो कोई खातिर खान नतीजा नहीं निकाला, एक पर्चा कर दिया और दूसरा उसके बाद काम वैसे ही चलता रहा। तो अभी तक क्या है कि बंदे हैं ही नहीं यहाँ पे, और पैसा क्या, लोगों के करोड़ों अरबों डूब गए, ठीक है। तो उस पे अब क्या हुआ, एक तो लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो गया, अनरजिस्टर्ड कंपनी, यानी कि वो पर्सन टू पर्सन, इंसान से इंसान जो डील होती थी, और वो जो ऑनलाइन वर्क था, ऑनलाइन वर्क भी ऐसा था कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं था, ये खुद साख्ता इंसान की बनाई हुई थी,
लोगों ने उस पर धड़ाधड़ पैसे लगाए, क्या लालच को देखते हुए। तो लीगल एंटिटी के बारे में बात हो रही थी कि लीगल एंटिटी क्या होती है। ये एक इंटरेस्ट और ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि भाई अगर हम पैसा लगा भी रहे हैं तो उम्मीद है कि अगर प्रॉफिट ना भी आए तो जो हमारा लगा हुआ पैसा है वो हमें ज़रूर मिलेगा। और ये जो कंपनीज हैं इसको पूरी दुनिया में ही इंसान का ट्रस्ट बढ़ता है। दूसरा ये जो अगर बैंकों वाले कर्जे देते हैं या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सपोर्ट करती है कंपनीज को, तो वो भी क्या करते हैं कि आम इंसान की बजाय कंपनीज को प्रेफर किया जाता है। वो क्या होता है जहन, वो यही जहन होता है कि अगर खुदा ना खास्ता एक आम इंसान अगर भाग भी जाता है तो ये जो उसका तो बाद में ही कुछ होता रहेगा ना। अगर कोई कंपनी से मुआहदा है तो पहले तो कंपनी भागेगी नहीं कहीं पे भी, अगर उसको हम कर्जा देते हैं। और कर्जा भी क्या होता है कि उसको बल्क में कर्जा जितना वो चाहते हैं, तो क्या होता है कि कोशिश की जाती है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा दिया जाए। ये क्या जहन होता है कि भाई कंपनी है, भागेगी तो कहीं नहीं, और अगर भाग भी गई तो क्या है, हमारा जो कर्जा है वो रिकवर हो जाएगा। तो आम इंसान के लिहाज से जो दूसरे बैंक हो गए और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं वो भी किसको प्रेफर करते हैं, कंपनी को प्रेफर करते हैं। उम्मीद है कि ये कंपनी वाला जो कंसेप्ट आपको देना चाहता था, जो इसकी मैंने हिस्ट्री बताई है, बहुत ही मैंने आसान अल्फाज में बताई है। इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जानी चाहिए। और दूसरा ये कि अब हम बढ़ते हैं, कंपनी इंसान बनाना चाह रहा है, ठीक है, कंपनी बन गई और उसके बाद जो इनिशियल स्टेप्स हैं उसके वो कौन कौन से हैं। तो एक तो स्टेप ये है कि एक जो कंपनी बनने के बाद जो सबसे पहली मीटिंग होगी उस स्टैट्यूटरी मीटिंग होगी, ठीक है। दूसरा है एनुअल जनरल मीटिंग और तीसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स। जी, ये एक कंपनीज एक्ट 2017, तो इसको साथ लेते हुए चलेंगे कि मीटिंग्स है क्या, मीटिंग में क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि द वर्ड मीटिंग मीन्स एन एक्ट ऑफ कमिंग फेस टू फेस इन ऑर्डर टू मेक डिस्कशन ऑन द डिफरेंट अफेयर्स, ठीक है। और ये कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि 3 तरह की मीटिंग्स हैं कंपनी बनने के बाद। अगर वो होती है पहली मीटिंग जो मैंने बताई है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग अगर नहीं होती तो कंपनीज बनने के बाद अगर 3 महीने में या उससे 6 महीने के अंदर अंदर नहीं होती तो कंपनी क्या होती है, ख़त्म कर दी जाती है। कंपनी को क्या होता है, ये टर्मिनेट कर दिया जाता है। जो SCCP की तरफ से एक शो काज नोटिस मिलता है। और अगर वो कंपनी अगर जाके अपनी ऑब्जर्वेशन SCCP को नहीं देती तो क्या होता है कि कंपनीज को टर्मिनेट कर दिया जाता है और कंपनीज का नाम SCCP से निकाल के कंपनी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और दूसरा हम देखेंगे कि स्टैट्यूटरी मीटिंग को देखें, हु कैन होल्ड दिस मीटिंग, कौन ये मीटिंग करता है। क्योंकि हमने देख लिया ना कि मीटिंग चलो हो गई, मीटिंग है क्या और ये करता कौन है और इसमें इस मीटिंग में होता क्या है। तो ये कि स्टैट्यूटरी मीटिंग इज सच मीटिंग विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द shareholders of the company in which they discuss the different matters related to the formation of the company. It is the first meeting of the company. जैसे मैंने पहले बताया कि ये कंपनी की पहली मीटिंग है और ये पहली मीटिंग ज़रूरी मीटिंग है। और ये कि who can hold this meeting, company limited by guarantee can hold this meeting. A company limited by shares
कैन होल्ड दिस मीटिंग। और तीसरा ये कि अ प्राइवेट कंपनी हु हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी कैन होल्ड दिस मीटिंग। ठीक है, और इस कंपनी का पर्पस, मीटिंग का पर्पस क्या है, उसके पीछे जो वजह है वो क्यों मीटिंग, हम उसको देख लेते हैं। कि एक तो ये कि टू सीक द शेयर होल्डर्स परमिशन टू मॉडिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दूसरा ये कि टू कम इनटू द नोटिस ऑफ शेयर होल्डर्स अबाउट एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अपना शेयर होल्डर्स का यानी कि नोटिस में, उनके नोटिस में दिया जाएगा अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, कंपनी की प्रॉपर्टी के बारे में। प्रोविजन ऑफ डिटेल टू शेयर होल्डर्स, क्या किया जाता है, डिटेल दी जाती है शेयर होल्डर्स के को रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। और ये कि टू कम इनटू द नोटिस ऑफ शेयर होल्डर्स अबाउट द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड बाय द पेमेंट ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स की शक्ल में जो एक्चुअल अमाउंट जो हमें रिसीव हुई है वो कितनी है या वो क्या है। तो दूसरा ये कि टू डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी विद शेयर होल्डर्स, और क्या है कंपनी की प्रोग्रेस को क्या किया जाता है, वो डिस्कस किया जाता है शेयर होल्डर्स के साथ। और ये कि टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, और उसके बाद जो टाइम पीरियड था वो मैंने पहले आपको बताया कि इट इज़ प्रोवाइड दैट द स्टैट्यूटरी मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड बिफोर 3 months एंड कैन नॉट बी डिलेड मोर देन 6 months। अगर क्या होता है कि 6 month तक भी अंदर नहीं होती तो SCCP की तरफ से अनलिस्ट हो जाती है, दूसरा इसको ख़त्म कर दिया जाता है, इसको शो काज नोटिस इशू हो जाता है। ठीक है, और आगे हम चलें तो ये इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग, ये किस किस को यानी कि किसको जाता है, मीटिंग करते हैं तो ये किसको नोटिस जाता है और ये किस चीज़ का नोटिस होता है। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज़ अंडर ऑफ ऑब्लिगेशन टू सेंड अ प्री नोटिस टू ऑल दीज शेयर होल्डर्स in order to intimate them at least 21 days before the meeting। कि क्या है कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू सेंड, कि वो क्या करेंगे, सेंड करेंगे नोटिस शेयर होल्डर्स को कंपनी की मीटिंग से 21 दिन पहले। ठीक है, और दूसरी अब हम आ जाते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। कि एनुअल जनरल मीटिंग इज अ कंपल्सरी एनुअल गैदरिंग ऑफ अ कंपनीज इंटरेस्टेड shareholders at this gathering all the directors of the company present an annual report। ठीक है, which contains information of shareholders about company's performance and policy। कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, साल में एक दफ़ा तो लाजमी है, साल में एक दफ़ा आप ये क्या करेंगे, जैसे नाम से जाहिर है कि एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक दफ़ा ये मीटिंग करना लाजमी है, कि जिसमें एट द गैदरिंग ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट, जिसमें कंपनी की सालाना रिपोर्ट जो है, जो प्रोग्रेस है वो क्या है, शेयर की जाती है विद कंटेन्स ऑफ शेयर होल्डर्स अबाउट कंपनीज परफॉर्मेंस एंड पॉलिसी, कंपनीज की परफॉर्मेंस और इसकी पॉलिसीज़ के बारे में, कि एनुअल जनरल मीटिंग में ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ये कौन होल्ड करता है, ये मीटिंग कौन करता है, कौन करवाता है, ये भी एनुअल जनरल मीटिंग कैन ओनली बी होल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जैसे कि पहले हमने देखा। बट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट ऑथोराइज्ड टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू होल्ड दिस मीटिंग। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है, इस मीटिंग का पर्पस क्या है, वो है जी फॉलोइंग आर द पर्पस ऑफ द मीटिंग। नंबर 1 ये कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स आर मेड बाय
अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स आर मेड इन दिस मीटिंग। क्या है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है इस मीटिंग में, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स होता है एंड मेड इन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड मेड इन दिस मीटिंग। ऑडिटेड अकाउंट्स आर प्रेजेंट, यानी कि ऑडिटर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, जो ऑडिट हो चुका होता है वो अकाउंट्स वो प्रेजेंट किए जाते हैं एंड अप्रूव किए जाते हैं मीटिंग में। और बोनसेस आर डिक्लेयर्ड इन दिस मीटिंग, और जो बोनसेस हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी डिक्लेयर होते हैं इस मीटिंग में, वो भी डिस्कस होते हैं। ठीक है, और इसका क्या है जी, इशुएंस ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग, तो ये भी वही है कि 21 दिन पहले, मीटिंग से 21 दिन पहले नोटिस इशू होता है। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू सेंड अ प्री नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स in order to intimate them at least 21 days before the meeting। जैसे कि पहले बताया कि 21 दिन पहले नोटिस इशू होगा। और अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंपनी रिगार्डिंग एनुअल मीटिंग्स क्या है। तो एक तो ये कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबल है टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, जैसे कि पहले हमने बात की कि कंपनी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कि एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक दफ़ा होगी। और कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट द मीटिंग्स हैज़ बीन कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स और नॉट। ये देखा जाएगा कि ये जो मीटिंग बुलाई गई है वो डायरेक्टर की तरफ से बुलाई गई है या किसी और की तरफ से बुलाई गई है। अगर डायरेक्टर्स की तरफ से नहीं बुलाई गई तो क्या है, उन पर एक पेनल्टी इम्पोज की जाती है कि if directors get failed to call the meeting, it is the duty of company to impose penalty on directors। और company is responsible to hold first annual general meeting within 18 months after its formation। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरी जो थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यानी कि पहली जो हमने की वो थी स्टैट्यूटरी मीटिंग, और दूसरी जो हमने की वो थी एनुअल जनरल मीटिंग, और तीसरी जो है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कौन सी है, वो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि गैर रस्मी, यानी कि ये किसी भी वक्त बुलाई जा सकती है। ठीक है, और इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग साल में एक दफ़ा बुलाई जाए या 2 दफ़ा या कितनी दफ़ा, ये कोई इसका ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये कभी भी किसी भी वक्त बुलाई जा सकती है। ठीक है, कंपनी को वाइंड अप करना हो या कोई मसला आया हो या कोई कंपनीज अफेयर हो, कोई भी किसी तरह के, तो उसके लिए क्या होता है जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई जा सकती है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग इज़ ए मीटिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनुअल जनरल मीटिंग बिटवीन अ company's shareholders, executives and the director of the company। This meeting is called on short notice in order to discuss an emergency affairs of the company। जैसे कि मैंने पहले कहा कि गैर रस्मी मीटिंग इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि कभी भी ये किसी भी वक्त बुलाई जा सकती है और इसकी कोई टाइम लिमिटेशन कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये इसको कौन होल्ड करेगा इस मीटिंग को, वो हम देख लेते हैं जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कैन बी होल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये भी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी से यानी कि होल्ड होगी, एज वेल एज कैन बी होल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ मिनिमम 1/10 ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है,
और इफ़ द डायरेक्टर्स गेट फेल्ड टू कॉल द मीटिंग, इन दिस केस शेयर होल्डर्स कैन कॉल द मीटिंग ऑन देयर ओन डिस्क्रेशन। ठीक है, मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर शेयर होल्डर्स जिनकी मिनिमम तादाद 1/10 है वो भी क्या है मीटिंग्स को बुलवा सकते हैं थ्रू द डायरेक्टर्स। अगर डायरेक्टर्स ऐसा करने से ऐसा नहीं करते, इफ द डायरेक्टर्स गेट फेल टू कॉल द मीटिंग, इन दिस केस शेयर होल्डर्स कैन कॉल द मीटिंग। तो क्या है, खुद शेयर होल्डर्स भी इस मीटिंग को क्रिएट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और इस पर्पस क्या होगा इस मीटिंग का, वो ये कि टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ द शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का को इंक्रीज और डिक्रीज का जो होगा फैसला वो टू अमेंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई तब्दीली है तो वो भी हो सकती है उसमें। और टू डिस्कस द स्पेशल अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन अर्जेंट बेसिस एंड इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स कर्जनामे टू द क्रेडिटर्स। ठीक है, और इशुएंस ऑफ द मीटिंग नोटिस क्या है, इसका भी वही है जो हमने पहले पढ़ा है। 21 दिन पहले नोटिस इशू होगा। दोबारा से पढ़ देते हैं। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन to send a pre-notice to all the shareholders in order to intimate them at least 21 days before the meeting। ठीक है, और जैसे कि पहले बताया गया इसका टाइम पीरियड क्या है, तो वही इसको पढ़ लेते हैं। नो टाइम लिमिटेशन हैव बीन फिक्स्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन because this meeting can be held at any time in order to discuss any kind ऑफ कंपनी अफेयर्स। ठीक है, तो 3 मीटिंग्स के बारे में बताया गया है। तो एक इस तरह इन 3 मीटिंग्स के अलावा और भी मीटिंग्स हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हैं जी? अदर टाइप्स ऑफ मीटिंग ऑफ द कंपनी, मसलन के मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग भी कर सकते हैं। क्लास मीटिंग, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स, मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। यानी कि ये हमने जो 3 टाइप्स पढ़ी, उसके अलावा भी जो हैं मीटिंग्स वो ये हो सकती हैं। पहली जो थी वो थी स्टैट्यूटरी मीटिंग, दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग, तीसरी थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैट्यूटरी तो कंपलसरी है, एनुअल जनरल भी कंपलसरी है, वो भी साल में एक दफ़ा ज़रूर होगी एनुअल जनरल। और ये जो तीसरी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये किसी भी वक्त बुलाई जा सकती है। एमरजेंसी अफेयर्स किसी की यानी कि ये किसी भी वक्त बुलाई जा सकती है। कंपनीज़ की अपनी एमरजेंसी अफेयर्स या कोई काम या अफेयर या कुछ ऐसी बात हुई हो जो कि जिसको डिस्कस करना लाजमी हो, तो उसके लिए क्या है कि मीटिंग्स कॉल की जा सकती है।